वेलकम ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल डी कोड पॉलिटी विद भरत। तो आज की इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि राज्य क्या है। पर राज्य जो हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, जैसे हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, इस तरह नहीं। आज हम राज्य का राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र में जो अर्थ है वो जानेंगे। तो आइए पहले हम राज्य शब्द का अर्थ जान लेते हैं। राज्य को अंग्रेजी भाषा में स्टेट कहा जाता है, जो कि लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से लिया गया है, जो कि लैटिन भाषा में इसका अर्थ है किसी व्यक्ति का सामाजिक स्तर। और प्राचीन समय में जो था, राज्य शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति के सामाजिक स्तर को बतलाने के लिए किया जाता था। इसलिए राज्य को जो है लैटिन भाषा में स्टेटस शब्द से जोड़ा जाता है। तो आइए अब हम राजनीतिक विज्ञान में राज्य शब्द का क्या अर्थ है यह जान लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं राजनीतिक विज्ञान में राज्य शब्द का अर्थ बताया गया है। तो यहाँ लिखा गया कि राज्य को राजनीतिक शास्त्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और राज्य का कार्य समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। परंतु यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि अधिकांश लोगों को राज्य शब्द का सही अर्थ ही नहीं पता, क्योंकि कई बार संघ और उसकी इकाइयों के लिए राज्य शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे भारत को भी राज्य कहा जाता है और इसकी विभिन्न इकाइयों जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोलकाता, केरल, इन सभी को भी राज्य शब्द के रूप में कह दिया जाता है। परंतु वास्तविकता यह है कि संघ की इकाइयों के लिए राज्य शब्द का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। अब हम राज्य शब्द की कुछ डेफिनेशंस या परिभाषाएं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2-4 परिभाषाएं हमने लिख रखी हैं। तो पहली परिभाषा है डॉक्टर गार्नर की। तो डॉक्टर गार्नर के अनुसार राजनीतिक शास्त्र का अंत और आरंभ राज्य से ही होता है, कि जो राजनीतिक शास्त्र है ये शुरू भी राज्य से होता है और ख़त्म भी ये राज्य पर ही हो जाता है। आगे प्रोफेसर लोस्की के मतानुसार राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभक्त होता है और एक भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी संस्थाओं पर सर्वोच्च सत्ता रखता है। ये कह रहे हैं प्रोफेसर लोस्की कि राज्य एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित होता है, और मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र, एक निश्चित जो दायरा भूभाग होता है, उस क्षेत्र में सभी जो संस्थाएं हैं उन पर अपनी सर्वोच्च सत्ता रखता है वही। तो आगे यहाँ पर 2 डेफिनेशंस और ली गई हैं। पहली जो है बर्गेस जी की और दूसरी गिलक्राइस्ट की। तो बर्गेस के शब्दों में राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव जाति का विशेष भाग है। मतलब बर्गेस कहते हैं कि राज्य एक संगठित इकाई है, उसके रूप में मतलब मानव जाति का एक विशेष भाग है, वही राज्य है। और गिलक्राइस्ट, इनकी डेफिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राज्य उसे कहते हैं जहां कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में एक सरकार के अधीन संगठित होते हैं। यह सरकार आंतरिक मामलों में अपनी जनता की प्रभुसत्ता को प्रकट करती है और बाहरी मामलों में अन्य सरकार से स्वतंत्र होती है। तो ये डेफिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस साल पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो अपने आंसर में इस डेफिनेशन को ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं। इससे उनको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि गिलक्राइस्ट जी की जो डेफिनेशंस है इसमें उन्होंने मतलब राज्य के जो भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है उनका वर्णन इन्होंने किया हुआ है। इन्होंने कहा है कि राज्य उसे कहते हैं जहाँ कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में, तो यहाँ तक आ गया कुछ लोग मतलब जनसंख्या, निश्चित प्रदेश मतलब भूभाग। उसके आगे इन्होंने लिखा है एक सरकार के अधीन संगठित होते हैं। तो यहाँ तीसरा तत्व सरकार भी आ गया। पहला था जनसंख्या, दूसरा निश्चित प्रदेश या निश्चित भूभाग, तीसरा सरकार। आगे 4th एलिमेंट की बात करते हुए लिखते हैं कि यह सरकार आंतरिक मामलों में अपनी जनता की प्रभुसत्ता को प्रकट करती है। मतलब आंतरिक अपने देश के अंदर के जो मामले हैं उनमें जनता के ऊपर अपनी प्रभुसत्ता को दिखाती है और बाहरी मामलों में अन्य सरकार से स्वतंत्र होती है। तो प्रभुसत्ता के बारे में हम आगे जो है विस्तार से भी जानेंगे। तो इसके बाद हम डेफिनेशंस को कंक्लूड करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम डेफिनेशंस को कंक्लूड करते हैं और यहाँ पर लिखा भी गया है कि उपरोक्त परिभाषाओं में गार्नर और गिलक्राइस्ट की परिभाषाएं सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इनमें राज्य के चारों तत्वों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। इन परिभाषाओं में आंतरिक और बाहरी प्रभुसत्ता का स्पष्ट वर्णन मिलता है, इसलिए गिलक्राइस्ट की परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है।
तो स्टूडेंट्स इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी वो आंसर पॉलिटिकल साइंस में लिख रहे हैं उसमें किसी न किसी फ़िलोसोफर की डेफिनेशन ज़रूर आनी चाहिए। इससे आपका आंसर अट्रैक्टिव होता है, मार्क्स गेनिंग लगता है और जो एग्ज़ामिनर चेक करता है वो खुश हो जाता है कि स्टूडेंट ने पढ़ा है, उसने बुक में से पढ़ा है और उसने यहाँ पर फ़िलोसोफर्स की डेफिनेशन कंक्लूड की है और वो आपको मार्क्स देने में बिल्कुल भी नहीं झिझकता। तो आगे यहाँ पर राज्य के 4 तत्व दिए गए हैं, जिनमें पहला है जनसंख्या, दूसरा है भूभाग, तीसरा है सरकार, चौथा है प्रभुसत्ता। इन तत्वों का संक्षेप में हम वर्णन करेंगे, जिसमें पहले हम इनको चित्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे। एक चित्रीय प्रस्तुतिकरण पर हम नज़र घुमाएंगे, उसके पश्चात हम इनका एक संक्षिप्तता से वर्णन पढ़ेंगे ताकि ये जो वीडियो है ज़्यादा लंबी ना हो। तो आइए एक चित्रीय प्रस्तुतिकरण राज्य के 4 तत्वों का हम देखते हैं, जो कि आप अपने एग्ज़ाम में बना सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ राज्य के जो है 4 तत्वों का यहाँ पर एक डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जहाँ पर बीच वाले सर्कल में राज्य है और इसके चारों तरफ इसके 4 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। एक सरकार, दूसरा भूभाग, तीसरा जनसंख्या और चौथा संप्रभुता। तो अगर इस तरह का डायग्राम भी स्टूडेंट्स आप अपने आंसर में बनाते हैं तो पहली बात आपकी जो आंसर शीट है वो जल्दी फिल होगी, आपकी आंसर शीट अट्रैक्टिव लगेगी। तो मेरी तो आप सभी स्टूडेंट्स को यही एडवाइस है कि अगर आप इस तरह का क्लियर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अपनी एग्ज़ाम आंसर शीट में देकर आते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए मार्क्स गेनिंग होने वाला है, आपकी आंसर शीट को फिल करने में लेस टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है और एग्ज़ामिनर को काफ़ी अट्रैक्ट करने वाला है और वह पहले ही मोटे मोटे तौर पे अंदाज़ा लगा लेगा कि आप अपनी आंसर में जो पॉइंट्स दे रहे हैं वो किसके रिलेटेड होंगे और उन्हें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेगा, उनकी स्टडी ज़्यादा डिटेल में नहीं करेगा और आपको मार्क्स डेफिनेटली वो ज़रूर देगा। तो राज्य के 4 तत्वों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण देखने के बाद अब हम इनको थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे, इस तरह हम इनका अध्ययन करेंगे। तो यह अध्ययन क्रमवार होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम पहले सरकार लिख रहे हैं, फिर जनसंख्या, फिर प्रभुसत्ता और फिर हम भूभाग लिख रहे हैं। इनका भी एक क्रम होना चाहिए, जैसे हम एक निश्चित क्रम में इसका अध्ययन करते हैं। पहले हम जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। तो जनसंख्या क्या है? जनसंख्या राज्य का प्रथम महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। जनसंख्या देश में जो रहने वाली आबादी है वही जनसंख्या कहलाती है और इसके बिना राज्य का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य को यही चलाती है और यही राज्य का विकास करती है। गार्नर जी ने जनसंख्या के बारे में लिखा है कि राज्य के अस्तित्व के लिए जनता रूपी भौतिक तत्व की निरपेक्ष आवश्यकता होती है। जनता के अभाव में राज्य की कल्पना भी संभव नहीं है। जनसंख्या इतना महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि अगर भूभाग हो पर उस पर रहने वाले कोई व्यक्ति ही ना हो तो आप खुद ही सोचिए कि किस तरह एक राज्य का निर्माण हो सकता है। इसलिए जनसंख्या मस्ट है एक राज्य के निर्माण के लिए। आगे जो नेक्स्ट है वो है निश्चित भूमि या भूभाग। तो निश्चित भूभाग भी राज्य का एक अन्य अनिवार्य तत्व है। जिस प्रकार राज्य के लिए जनसंख्या का होना आवश्यक है, उसी प्रकार निश्चित भूभाग का होना भी राज्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि निश्चित भूभाग राज्य का एक तय क्षेत्र होता है और ये सिर्फ भूभाग में सिर्फ भूमि का ही नहीं, परंतु इसमें मतलब राज्य में जो एक देश में मतलब भारत में जो भी नदियाँ आ रही है, गंगा नदी, जमुना नदी, गोदावरी, सरस्वती, जितनी भी नदियाँ भारत में आ रही है वो भी भारत के भूभाग का एक हिस्सा है। जो समुंदर भारत के हिस्से में आ रही है वो भी भारत का ही एक हिस्सा है, उसे भी भारत के भूभाग में ही गिना जाएगा। और जो आकाश भारत के ऊपर है, भारत की निश्चित भू सीमा जो है उसके ऊपर जितना भी आकाश है वो भी भारत की निश्चित भूभाग में ही आता है। आगे राज्य का थर्ड एलिमेंट या तीसरा तत्व है सरकार। तो सरकार क्या है? ये राज्य का एक अन्य अनिवार्य तत्व है। जनसंख्या तथा भूमि के पश्चात राज्य की स्थापना के लिए सरकार की ही आवश्यकता पड़ती है और यह वो व्यवस्था है जो राज्य को चलाती है, राज्य के लिए कानून बनाती है, कानूनों और नियमों को लागू करती है या करवाती है तथा लोगों की समस्याओं का विभिन्न प्रकार से समाधान करती है। मैकाइवर जी ने सरकार को डिफ़ाइन करते हुए कहा है, इनकी एक डेफिनेशन है, अगर आप इसको आंसर में इंक्लूड कर दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सरकार
राज्य का कार्यात्मक रूप है। ये वो साधन है जिसके द्वारा राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीतियाँ निर्धारित की जाती है और उन्हें लागू किया जाता है। तो राज्य का जो चौथा आवश्यक तत्व है वो है संप्रभुता या प्रभुसत्ता। यह राज्य के लिए चौथा आवश्यक तत्व है। जनता के समूह के लिए एक निश्चित भूभाग तथा सरकार का होना ही केवल आवश्यक नहीं है, अपितु प्रभुसत्ता के बिना राज्य की स्थापना ही नहीं हो सकती। प्रभुसत्ता का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति जो एक राज्य के पास होनी चाहिए तथा कोई भी इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकता। वास्तव में कहते हैं कि प्रभुसत्ता एक राज्य के निर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। संघ तथा इसकी इकाइयों में अंतर जो है उसका आधार भी संप्रभुता या प्रभुसत्ता ही है और इसके कारण ही राज्य अपने नागरिकों और उनकी संस्थाओं पर नियंत्रण रख सकता है और अपने भूभाग से बाहर किसी भी संस्था के अधीन नहीं रहता है। जो संप्रभुता है ये चारों तत्वों में से अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है तो वो संप्रभुता ही है, जबकि चारों तत्व ही एक राज्य के निर्माण के लिए आवश्यक है। परंतु अगर पूछ ही लिया जाए कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है तो वहाँ संप्रभुता का ही नाम लिया जाएगा। इसी के आधार पर एक संघ और उसके राज्य में अंतर पाया जाता है। संघ मतलब भारत के पास संप्रभुता है, परंतु जो राज्य छोटी छोटी इकाइयाँ हैं संघ की, जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इनके पास संप्रभुता नहीं है। जबकि ये तीनों तत्व राज्यों की इकाइयों या संघ की इकाइयों के पास है, जैसे कि सरकार भी है। आप उदाहरण ले लीजिए हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या भी रहती है, जनता, यहाँ निश्चित भूभाग भी है, यहाँ पर सरकार भी है, पर हिमाचल के पास संप्रभुता नहीं है, संप्रभुता भारत के पास है। तो इसके भी दो प्रकार है, आंतरिक और बाहरी। अगर हम इन्हें समझाते तो काफ़ी लंबी वीडियो चली जाती, इसलिए मैं वैसे ही आपको इन दोनों से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। आंतरिक प्रभुसत्ता क्या होती है कि देश जो है अपने आंतरिक मामलों में किसी मतलब पूरी तरह स्वतंत्र है। देश में जैसे मर्जी कानून लागू कर सकते हैं, बना सकते हैं कानूनों को। और बाहरी प्रभुसत्ता है कि देश में जो है देश की सरकार से ऊपर कोई सत्ता नहीं रखता। मतलब जैसे 1947 से पहले जो था, ब्रिटिश जो थे इंग्लैंड से शासन किया करते थे, तो उस समय बाहरी प्रभुसत्ता नहीं थी भारत के पास। पर 1947 के बाद जब इंडियन इंडिपेंडेंट का मूवमेंट हुआ, उसके बाद से इंडिया को बाहरी प्रभुसत्ता भी मिल जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो।